तो आज हम डिस्कस करेंगे समर्पण सीरीज का टेस्ट 9 में। कल 70 तक डिस्कस किए थे, आज 71 से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो कल हम 70 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज 71 में क्या देखते हैं कि जो 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक कितना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो वैश्विक में जो सर्विस सेक्टर्स में जो हिस्सेदारी है वह पूरा विश्व स्तर का 4.3% है और भारत का जो रैंक है वह 7वां है। ठीक है, डे बाय डे क्या हो रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी का योगदान है वो लगभग कम है, 16-17% के कम करीब है, जबकि सर्विस सेक्टर का क्या है 55.3% का योगदान है। नेक्स्ट है कि 2024-25 में 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक सुधार हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। भारत दूरसंचार कंप्यूटर आईटी सेवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरा नहीं है, दूसरा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो है ना सर्विस सेक्टर में 55.3% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो कहीं ना कहीं यह निर्यात में भी इनका कंट्रीब्यूशन से भारत का जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, तो दूरसंचार कंप्यूटर आईटी में दुनिया में जो है भारत का रैंक कितना है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। हाल में ही दिवालियापन प्रस्तावों की जो संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है, तो एक आईबीसी एक रिपोर्ट है, उसके तहत 1068 दिवालियापन मामलों का समाधान किया गया। बिल्कुल सही है, तो इसमें सिर्फ 2 गलत है। नेक्स्ट है 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024-25 में भारत के फॉरेन जो उसका जो मुद्रा भंडार है वह कितने पहुंच गया है। तो यह लगभग 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है और यह भंडार देश का लगभग 90% विदेशी ऋण को कवर करता है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि जब एलपीजी मॉडल 1991 में नहीं आया था तो उस समय सिर्फ 6 से 7 दिन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, लेकिन किस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक प्रगति की है और अभी भारत का जो फॉरेक्स पहुंच गया है 640 अमेरिकन बिलियन डॉलर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोष के घाटा, जीडीपी का कितना परसेंट है, 5.6% है और यह जो राजकोष के घाटा था सेम था 2023 और 24 में भी। ठीक है, लेकिन यह क्या हो रहा है कि 2021-22 से लगातार घटता जा रहा है। जहां 2021-22 में जीडीपी का 6.7% था, 2022-23 में जीडीपी का 6.4% था, वहीं 2023-24 और 2024-25 दोनों में 5.6% का घाटा है, राजकोष की घाटा। नेक्स्ट है कि 2024-25 में इसमें विचार करना है कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.3 से 6.8 पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल सही है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घट करके 4.9% पहुंच गई है। दोनों कथन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत का लक्ष्य 2047 तक, चूंकि 2047 तक जब भारत 100 वर्ष अपने आज़ादी का पूरा करेंगे तो भारत की संकल्पना है कि विकसित भारत बनना है। ठीक है, एक डेवलप्ड कंट्री। तो उसमें अभी से जो 2 दशक बचे हैं उसमें भारत को 8% वृद्धि के साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी विकसित भारत की संकल्पना साकार हो पाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कितने पहुंच गई है। तो हालांकि यह इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो डेटा है उसके अनुसार 209.4 गीगावाट, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है वो करंट सिनेरियो क्या है कि जो भारत का लक्ष्य था कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 50% जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे ऊर्जा और 50% गैर जीवाश्म से। बट भारत सरकार का जो कंटिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो योगदान है, विंड हो, जियोथर्मल हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसके तहत क्या है, भारत का कुल जो कंजप्शन है
484.8 गीगावाट का, जिसमें 242.8 गीगावाट का लक्ष्य भारत ने अभी इसी क्वार्टर में प्राप्त कर लिया है। तो कहीं न कहीं भारत अपने लक्ष्य को 2030 में जो प्राप्त करना था 5 वर्ष पहले प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, और यह प्राप्त करने में पूरे विश्व का लगभग यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ साथ टोटल 10 कंट्री में यह शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो यह इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, लेकिन अगर कहा जाए कि अभी करंटली जो है ना, तो ये 242.8 गीगावाट को पार कर गया है, जो पूरे भारत का क्षमता का 50.3% क्रॉस कर गया है, 50.8%। अब है कि 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मिलान करना है। तो इसमें मिलान देखिए करना है कि यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं कि बेरोजगारी दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो 3.2%। तो बी का 2 नंबर किस में है, इसमें है, ए और डी में। अब देखते हैं कि ए नंबर 2023-24 में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वह 332.3 मिलियन टन है। तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 79। उसमें क्या कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जो बिल्कुल गलत है। बढ़ती नहीं रही है, बीच में घटी भी थी, जैसे कि 2020-21 में 9.2% का वृद्धि था, जबकि 2023-24 में जीडीपी का 5.6% था। तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा है, कुछ घटा है, तो लगातार बढ़ना गलत लिखा है यहाँ। भारत का राजस्व कोष के घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, नहीं, पिछले 5 वर्षों में जो जीडीपी के परसेंटेज में जो राजकोष के घाटा है वह घटता जा रहा है। जहां जो राजकोष के घाटा 2020-21 में 9.2% था, वहीं 2023-24 में जीडीपी का 5.6% है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत का जो सर्विस सेक्टर्स में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितने प्रतिशत का योगदान है सेवा का, तो 55% का, जैसा कि आपको बताया कि 55.3% का योगदान जो है सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, जबकि 2014 में देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 50.6% था। तो किस तरह से सर्विस सेक्टर बढ़ती जा रही है, और जो वैश्विक अगर सेवा के हिस्सेदारी में देखें तो 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वां स्थान इंडिया रखता है। ठीक है, सूचना और कंप्यूटर में 12.8% के साथ वृद्धि की गई है, और पर्यटन में 5% का योगदान दिया गया है। उसके बाद क्या है कि 81 में क्या करता है कि 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए जो लाइफ पहल नरेंद्र मोदी ने लाए हैं, उसके तहत क्या बोला है कि 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है। ठीक है, अब भारत का कार्बन सिंक 2.29, यानी कार्बन का जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे चिमनी से हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो या कल कारखाने से हो, अगर उसका सिंक यानी उसका खत्म, यानी उसका जो श्वसन के रूप में पेड़ पौधे करके कंज्यूम नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि टेम्परेचर का लेवल बढ़ जाएगा। तो भारत क्या है ना, लगातार जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि अभी का जो इस क्वार्टर ईयर में जो 50.8% का पूरा होल कंजप्शन का 50.8% का जो योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ा है इंडिया। और कार्बन सिंक 2.29 अरब टन के समतुल्य जो है ना कार्बन सिंकिंग हुआ है। भारत का गैर जीवाश्म ईंधन बिजली का उत्पादन क्षमता 49% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी 50.3% पहुंचा है, तो 1 और 2 सही है। 82 में क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो महिला श्रम बल भागीदारी है ना, महिला यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट माने श्रम में महिलाओं की कंट्रीब्यूशन कितना है, तो जहां महिला का जो LFPR था 2017-18 में 23.3%, वहीं बढ़ करके 41.7% बढ़ गया है। लेकिन अगर भारत का ऑल ओवरऑल देखा जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो 60.1% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई के बारे में बताना है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है, बिल्कुल सही। और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में अधिक रही है, ये भी कमी रही है, ये गलत लिखा है अधिक।
84 क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर में औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो है 6.2%, ठीक है, ऑटोमोबाइल में 12.5% और पेटेंट में जो पेटेंट एक्ट अधिनियम जो आया था 1970 में, वैश्विक में जो पेटेंट दाखिल में जो स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप जो पेटेंट जो दाखिल कराए हैं उसमें 6ठे स्थान पे आए हैं। उसके बाद है 85 इकोनॉमिक सर्वे किन दो उभरते क्षेत्र को, एक्चुअली क्या है कि भारत का एक विकसित भारत बनना है तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। समाज, शिक्षा स्तर, कौशल विकास, रोजगार, ठीक है, ये सबको करना पड़ेगा। इसके लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एनर्जी आज के समय में बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं। 86 क्या है, सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया है। तो सरकार ने स्वास्थ्य पर 48% किया है, जिसमें क्या है कि आयुष्मान जो भारत है, आयुष्मान भारत से क्या है 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। कहीं ना कहीं यह जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार का आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें कुपोषण की समस्या हो, मातृत्व मृत्यु दर हो, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना है। आर्थिक सर्वेक्षण इसका अनुसार देश का कुल निर्यात कितना है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है कि देश का कुल निर्यात कितना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और यही अगर आयात पूछता तो हम आयात यानी दूसरे देश से मंगाते हैं 678.2, ठीक है, 678.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। और हम निर्यात कितना करते हैं, दूसरे देश को कितना सर्विस या गुड्स देते हैं, तो 437.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर के बराबर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद का, तो जितना बाह्य ऋण रहेगा उतना नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और बाह्य ऋण और जीडीपी का जो रेशियो है वह 19.4% है। यह बताता है कि हर एक 100 रुपया में 19.4 रुपया बाहरी ऋण को जा रहा है। भारत का ऋण पर बोझिल है, ठीक है, यह कम होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो आपको बताए थे कल एक वीडियो में कि एक गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व क्या है, आय की असमानता को पाटने का काम करती है। वह एक रेखांकित दृष्टिकोण दिखाती है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे में गिनी कोफिशिएंट का जो एक व्यय है, मतलब गिनी कोफिशिएंट एक उपभोग व्यय में असमानता का जो माप है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो अगर देखते हैं कि उपभोग व्यय में असमानता में तो 2022-23 से 2023-24 में 0.237 गिनी कोफिशिएंट हो गया है, जो बताता है कि आय की असमानता जो है थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, घटता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई को इक्विटी फंड कितना दिया गया है, तो 50,000 करोड़। अब देखिए क्या है इक्विटी फंड, क्या है इक्विटी फंड, वो होता है कि जैसे कि कोई भी कंपनी क्या करती है, ऋण लेती है या फिर उसके पास खुद का अपना पूंजी होता है। तो इतना अमाउंट, इतना मान लो कि इतने बड़े बड़े फर्म अगर चलाना हो तो खुद की पूंजी बहुत ही इम्पॉसिबल है, उसे ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण जाल में फंसने की भी संभावना होती है। तो एक क्या है कि एक थर्ड प्रोसेस है जिसमें ऋण भी नहीं लेना पड़े और कंपनी क्या करती है कि इक्विटी फंड जारी करती है। इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम 1 लाख अमेरिकी बिलियन डॉलर का एक कंपनी स्टार्ट किए, तो क्या है कि इसमें क्या है ना कि निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इन्वेस्ट करने कहेंगे। तो अगर हमारा ग्रोथ देख करके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो मान लिया कि उसने 20,000 अमेरिकी डॉलर ने इन्वेस्ट किया, तो 20,000 अमेरिकी डॉलर अगर इन्वेस्ट किया तो उसके तहत क्या है कि उसकी हिस्सेदारी भी कंपनी में हो गई। उस कंपनी के जो अहम फैसले होंगे उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसका जो मुनाफा होगा उसमें भी उनको मिलेगा। तो यह इक्विटी फंड है कि कंपनी ऋण भी नहीं लिया, निवेशकों के माध्यम से क्या किया कि कंपनी स्टार्टअप भी किया और उसने इन्वेस्ट करके जो निवेशक हैं, जो शेयर धारक हैं, वो भी मुनाफा कमाया और कंपनी में हिस्सेदारी भी लिया। लेकिन इसका घाटा यह है कि अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो शेयर धारकों को भी नुकसान सहना पड़ता है। तो इसके तहत अर्थव्यवस्था में एमएसएमई, जो इस बार निर्मला सीतारमन ने विकास के 4 इंजन की बात कही है, एग्रीकल्चर,
MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसका सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कहते हैं। थर्ड है निर्यात और चौथा निवेश। तो MSME जो अर्थव्यवस्था के दूसरा इंजन की बात कही है, उसमें 50,000 करोड़, ठीक है, उसका क्या है कि एक उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से जमा किया जाएगा। एक आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया जाएगा, जिसमें इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे और जो प्राइवेट हैं, निजी इक्विटी उद्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके देखते हुए कि MSME के रेस्पेक्ट में सरकार एक MSME समाधान पोर्टल भी लाए हैं, चैंपियंस पोर्टल भी लाए हैं, जो MSME के जो समस्या है समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है 91, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश किया है? तो इसने 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां लगातार बजट पेश किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि बजट 2025-26 में विषय क्या था उसका कि सबका विकास का मतलब कि इसमें कृषि, MSME, निवेश, निर्यात यानी सामूहिक जो इंक्लूसिव ग्रोथ करने की बात कही गई है, सबका विकास इसका थीम है। नेक्स्ट है कि कौन सा बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो जो 6 सिद्धांत में शामिल थे उसमें पहला है जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी। तो गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है। पहला गरीबी, दूसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य, और फिर कौशल विकास, 4 हो गया। उसके बाद जो आर्थिक गतिविधि है उसमें 70% महिलाओं की भागीदारी, और किसान जो है भारत की विश्व की खाद्य टोकरी बना रहे हैं, तो किसानों का उत्थान। तो 6 सिद्धांत कौन कौन सा है? तो पहला है गरीबी, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला का 70% भागीदारी और किसान। ये 6 जो है व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विकसित भारत के विजन पे काम करेंगे। नेक्स्ट, इसमें भुखमरी का उन्मूलन नहीं है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है। कौन सा विकास इंजन में नहीं है? तो कृषि है, निवेश है, निर्यात है और एक MSME है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधार के कितने क्षेत्र रोजगार किए गए हैं? तो टोटल 4 क्षेत्र हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कराधान, बिजली, वित्त और नियामक सुधार। बजट का कुल जो आकार है 50.65, ठीक है ना, 50.65 यानी 50,65,345 करोड़ रुपए का भारत का बजट का आकार है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। यह कहीं ना कहीं जो GST जो इम्प्लीमेंट किया गया उसमें सुधार को दर्शाता है। तो GST एक संवैधानिकता के तहत उसमें 246A GST की बात की गई है और 279A में GST काउंसिल की बात की गई है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर रही है अभी। केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित राजकोषीय घाटा का है? तो ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा बताया गया है बजट में कि जो 2025-26 का जो बजट हो गया उसमें राजकोषीय घाटा 4.4%, ठीक है, राजस्व घाटा 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% और प्राथमिक घाटा 0.8%। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि राजकोषीय घाटा 2025-26 में अनुमान लगाया गया कि 4.4% रहेंगे और राजस्व घाटा जो है प्रभावी राजस्व घाटा का 5 गुना है। कैसे? प्रभावी राजस्व घाटा 0.3 है तो राजस्व घाटा कितना होंगे? 0.3 × 5 यानी 1.5% और जो है प्राथमिक घाटा 0.8%, ठीक है। सरकार के आय का स्रोत है तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इनकम का स्रोत है ना उधार और देनदारी से होते हैं, जिसमें भारत सरकार को, ठीक है, 24% प्राप्त होती है उधार और देनदारी से। कुल बजट का 24%, ठीक है ना, उधार और देनदारी से प्राप्त होती है और इनकम टैक्स से 22%, सर्विस सेक्टर से 18% और कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम टैक्स से 17%। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखेंगे तो ACBD हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में गलत पहचान करना है तो प्राथमिक घाटा जो है यह है जिसको अभी बताए थे कि 0.8% है। राजकोषीय घाटा जो 4.4% के साथ टोटल अमाउंट यानी
50,65,345 करोड़ में अगर 4.4% करेंगे तो इतना अनुमान है। सबसे अधिक मद रक्षा बजट को आवंटित की गई है, जो गलत है। और ये राजकोष का घाटा इतना नहीं है। सबसे अधिक मद रक्षा क्षेत्र को आवंटित की गई है, तो बिल्कुल सही है। और संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट की सीमा 4.5 लाख रुपए तक है, नहीं 4 लाख तक है। 99 का सी होगा। अब देखिए 100 क्या है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहाँ आवंटित की गई, तो ब्याज भुगतान में। ठीक है, ब्याज भुगतान में कितना चला गया, तो लगभग 20%। 2021 के अनुसार अब देखिए सेंसस है, सेंसस जो 2021 हुआ उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना था, तीसरा था। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान बिहार का था। जनगणना 2011 के अनुसार जो 10 के वृद्धि हुआ, ये तो पता है कि 10 के वृद्धि सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुआ 31.1% के साथ। उसके बाद किशनगंज 30.44%। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया का 30.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 59.8%। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं कि जो बिहार का ऑल ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वह 61.8% है। ठीक है, 61.8% के साथ बिहार पूरे भारत की साक्षरता में सबसे निचला पायदान पे है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% है, 51.50%। जिसमें कि सबसे साक्षर जो जिला की बात करें, क्योंकि बिहार में टोटल 38 जिला हैं। ठीक है, 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। तो जो 38 जिला में रोहतास जिला 73.37% के साथ सबसे हाई लिटरेसी रेट है, और किशनगंज 31.02% के साथ सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो 10.4 करोड़ तो था ही, अभी और बढ़ के 13.07 हो गए हैं। 2011 की जनगणना के संदर्भ में गलत कथन चुने, तो 10.4 के साथ कुल 8.6% थी, बिल्कुल सही। बिहार का जो जनसंख्या डेंसिटी था 1106 किलोमीटर स्क्वायर था, बिल्कुल सही। बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक है, लिंगानुपात बिहार का 918 है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, ये भी सही है। अब इसमें सजाना है बिहार का 2011 के अनुसार, तो इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन होंगे, सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड पटना में ऑब्वियसली रहेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज, और उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज। ठीक है, बिहार का जो जाति सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, उसमें